नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा दांव चला है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। सीएम गहलोत की घोषणा के मुताबिक अब राजस्थान में सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से फ्री दी जाएगी, मुफ्त दी जाएगी। किसी भी प्रदेशवासी को 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर कोई बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। वहीं 200 यूनिट तक बिजली उपभोग पर बिजली के साथ आने वाले सरचार्ज, परमानेंट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी सेस नहीं लगेंगे। माना जा रहा है कि 500 रुपए में सिलेंडर देने के बाद गहलोत का ये बड़ा ऐलान है। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर बहुत शोर है और खुद सीएम गहलोत की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार जनता उनकी सरकार को रिपीट करने का सपना भी पूरा करेगी। गौरतलब है कि सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार की योजनाओं और कामों को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। यहां यह बात भी मायने रखती है कि पीएम मोदी के अजमेर दौरे के बाद सीएम गहलोत का यह ऐलान काफी अहम माना जा रहा है और इस ऐलान को बड़े चुनावी दांव के तौर पर देखा जा रहा है। बीते महीने भर से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री की ओर से सूबे में महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, जिनके जरिए जनता के बीच राहत और गारंटी को लेकर योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। यह कवायद कांग्रेस को फिर से राजस्थान में सत्ता में वापसी कराने में कारगर साबित हो सकती है। कांग्रेस और मुख्यमंत्री गहलोत एक बड़े वोट बैंक को साधने में सफल साबित हो सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि हाल ही में हुए कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस को मिली जीत के पीछे सीएम गहलोत की योजनाओं को चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच ले जाने का काफी फायदा हुआ। जहां कर्नाटक में कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। दरअसल इससे पहले कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान जनता से 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था, जिसके बाद जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया था। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने इस ऐलान को चुनावी स्टंट बताया। इन सबके बीच सवाल उठता है कि चुनावी साल में सीएम गहलोत का यह बड़ा दांव आखिर कितना सफल होगा। क्या ऐसे दांव से कांग्रेस का सत्ता में बने रहने का यह सपना पूरा होगा और सीएम गहलोत का चुनावी हथियार बीजेपी पर किस तरह से और कितना भारी पड़ेगा। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको सीएम गहलोत का वो बयान सुनवा देते हैं। पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज है, वो चार्ज नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी और अब वो भविष्य के अंदर 100 यूनिट पूरी तरह फ्री, 200 यूनिट अगर बिजली का कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी। उनको अब कोई फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज से बहुत भारी दबाव पड़ता है परिवार पर और ये फीडबैक मुझे महंगा याद शिविरों में मिला और जो लोग मिलना है मुझसे उनको चिंता ये थी कि ये फिक्स चार्ज के माध्यम से जो 200 यूनिट तक भी बिजली उपभोग करते हैं उनको भी तकलीफ आएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो परिवार लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवार है,
उससे अधिक परिवारों को इस फैसले से राहत मिलेगी। धन्यवाद। करते हैं कि क्या ये जो बिजली में रियायत वाली बात है ये कांग्रेस की कवायद को पूरा करेगी, समझने की कोशिश करते हैं। मदन प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपका स्वागत है चर्चा में। मदन जी, अब ये थोड़ा सा आप बताइए कि चुनावी साल है, इसलिए आपको ऐसा लगता है ये 200 यूनिट वाली जो घोषणा है, क्योंकि आप लोग तो इसी तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर स्थिति को देखें और कर्नाटक और हिमाचल के परिणामों की ओर अगर ध्यान जाएगा तो ये बात तो समझ में आ रही है कि इस चीज से जनता डायरेक्ट कनेक्ट तो हो रही है कहीं ना कहीं। मदन जी देखिए विवेक जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी हाँ 4.5 साल तक कुंभकर्णीय नींद के अंदर सोए रहते हैं। एक दिन अचानक जागते हैं, कोई उनको जगाता है झंझोड़ के, अरे भाई बोले 4.5 साल हो गए अभी भी सो ही रहे हो क्या? राजस्थान में चुनाव आ गए। तो गहलोत जी उठते कहते हैं अच्छा चुनाव आ गए, चुनाव आ गए तो क्या करें? बोले साहब महंगाई बढ़ रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 4.5 साल तक राजस्थान में महंगाई नहीं दिखी और एकदम से चुनावी वर्ष में आए और इनको महंगाई दिखी और इन्होंने घोषणाओं की बौछार कर दी। ये कह रहे हैं बिजली के दाम, जो सरकार ये बोल के आई थी कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, वो राजस्थान में 4.5 साल के अंदर 9 बार बिजली के दाम बढ़ाती है। जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में से 2018 के अंदर जाती है तो बिजली की यूनिटें होती है 4.25 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से। आज बिजली की यूनिटें 11 रुपए 90 पैसे से लेकर 17 रुपए 80 पैसे तक। अच्छा, आज जिस तरीके से फ्यूल चार्ज वसूला जा रहा है, हमारे टाइम पे फ्यूल चार्ज 17 पैसे थे, इनके टाइम पे 52 रुपए फ्यूल चार्ज और 7 रुपए राहुल गांधी जी जिस अडानी को दिन उठ के गालियां निकालते हैं उस अडानी का टैक्स, अडानी टैक्स 60 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज। कल रात को फिर माननीय मुख्यमंत्री जी उठे, जिस तरीके से वो अपने पार्टी के नेताओं को और अपने आला कमान और सोनिया गांधी को गोल गोल घुमाते हैं, उसी तरीके से राजस्थान की जनता को भी गोल घुमाने की कोशिश की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की जनता से 3 महीने का फ्यूल चार्ज ऑलरेडी आपने वसूल कर लिया एडवांस में, आप ले चुके हो। और जो घोषणाएं, बजटीय घोषणाएं 1 अप्रैल से लागू होनी चाहिए थी, अप्रैल मई जून जुलाई तक होएगी नहीं, क्योंकि अभी तक आपके रजिस्ट्रेशन कैंपों में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और वो रजिस्ट्रेशन होंगे जून में पूरे। जब जुलाई से जाके आपके माथे के ऊपर ये बंधेगा और उसके बाद में आचार संहिता लग जाएगी। अभी अभी आपने जिक्र किया कर्नाटक का जी, ये सरकार कर्नाटक में 5 झूठे वादे करके आई थी। इस सरकार ने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 3500 रुपए, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे और 2000 रुपए महिलाओं के खाते में, हर महिला के मुखिया के खाते में 2000 डालेंगे। और ये बात इन्होंने कही थी कि पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसी के अंदर कर देंगे। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई और आम राय नहीं बन पाई और डीके शिव कुमार ने कहा कि जनता चाहती नहीं है कि वो तो फ्री लेने के लिए क्यों घोषणा करी थी। आज हिमाचल की आपने बात की, ये सरकार हिमाचल में एक वादे करके आई थी और इन्होंने कहा था कि पेट्रोल महंगा है, वहां बैठते ही ये पेट्रोल इन्होंने दाम बढ़ा दिया। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं विवेक जी, लेकिन मुझे एक बात का जवाब आप जरूर लीजिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि राजस्थान में देश में जितने भी राज्य उनमें सबसे महंगा पेट्रोल अगर बिकता है तो राजस्थान में बिकता है। पड़ोसी राज्य से 15 रुपए महंगा पेट्रोल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत कैंप के अंदर कौन सी राहत दी है? पेट्रोल के दाम कम करे क्या? डीजल के दाम कम करे क्या? बिजली की यूनिटों के दाम कम करे क्या? महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं ताकि जनता को महंगाई से राहत मिले। तो उन महंगाई राहत कैंपों में पूछिए ना, महंगाई राहत कैंप में आप पूछिएगा विवेक जी कि डीजल के दाम कम हुए, पेट्रोल के दाम कम हुए, किसी चीज के दाम कम हुए। आप पहले 750 रुपए देते थे किसी को भत्ता, उसको 1000 कर दीजिए। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि राहत कैसे दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो है राजस्थान में सड़क योजना के तहत जो है 70,315 किलोमीटर सड़कें बना दी, किसी को राहत कैंप में नहीं बुलाया। राजस्थान में लगभग 75 लाख किसानों के खाते में सम्मान निधि डाल दी 12 करोड़ से ऊपर, किसी राहत कैंप में नहीं बुलाया। राजस्थान में 6 करोड़ 15 लाख
लोगों को जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा मिल गया है, किसी को नहीं बुलाया, जिसमें से 1636 करोड़ रुपए का क्लेम राशि पास हो गई, किसी को नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर राजस्थान के अंदर 98,558 मकान स्वीकृत किए गए, जितना हमने लक्ष्य रखा था उससे 104.76% ज्यादा किसी राहत कैंप में नहीं बुलाया गया। राजस्थान के अंदर स्वच्छ मिशन योजना के तहत 80,56,478 इज्जत घर महिलाओं के लिए बना के दे दिए और 33 जिलों के अंदर 42,860 गांवों के अंदर शौच मुक्त करा दिया गया है। आप ये बताइए, इतनी बड़ी योजनाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री सोते रहे और देते रहे। हर घर नल योजना के तहत 21.62 लाख परिवारों को नल से जोड़ने का काम अगर किया है तो केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति के तहत 50,000 से अधिक गांवों के अंदर ढाणियों के अंदर विद्युतीकरण अगर किया गया तो केंद्र सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। किसी राहत कैंप की जरूरत नहीं है। हमने 4.5 साल में नहीं जागते हम। ये सरकार का जिसकी खुद की गारंटी नहीं है वो सरकार अब गारंटी दे रही है कि हम महंगाई राहत कैंप देते हैं। मैं फिर कहता हूं 4.5 साल तक माननीय मुख्यमंत्री कुंभकर्णीय नींद में सोते रहे और दो लोगों की लड़ाई के बीच में दो नेताओं की लड़ाई के अंदर, जबकि मैं तो ये कहूंगा कि राजस्थान में एक पार्टी जो अपने आप को जो है नेशनल पार्टी बताती है, उस नेशनल पार्टी के दो व्यक्ति सड़क पे लड़ते रहे और राजस्थान की जनता पिसती रही। राजस्थान का युवा पिसता रहा, राजस्थान के युवाओं का पेपर नीलाम होते रहे और ये माननीय मुख्यमंत्री कुंभकर्णीय नींद के अंदर सोते रहे। राजस्थान की महिलाओं की इज्जत लुटती रही और राजस्थान के मुख्यमंत्री मदन जी, आप लोगों को ये लगता है राजस्थान की बालिकाओं के साथ में दुराचार होता रहा और आप लोगों को ये लगता है कि नींद के अंदर सोते रहे। जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी अजमेर की धरती से, उससे राजस्थान के जो जनमानस है उसमें परिवर्तन का भाव पैदा होगा। लोकसभा में तो आप लोगों को बिल्कुल फुल मैंडेट जिसको कहा जाता है वो मिला था और शायद राजस्थान अकेला राज्य रहा होगा पूरे देश में जहां 25 में मतलब 100% सीटें बीजेपी को मिलना, ये बहुत ज्यादा मतलब बड़ी बात थी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान उससे जनमानस बहुत हद तक सधेगा? जी विवेक जी, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो 9 साल में जो सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं। राजस्थान की सरकार जो काम करती है वो काम कर रही है लड़ाई और झगड़े और कुर्सी बचाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। आज राजस्थान की सरकार के ऊपर उसी के मंत्री भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मैं अगर लिस्ट गिनाऊंगा तो आपका समय कम पड़ जाएगा। हेमा राम, खिलाड़ी राज, इसीलिए तो मैंने ये सवाल किया। तो अभी प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। मदन जी, ये सवाल मैंने इसीलिए किया क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अब ये धीरे धीरे तो क्लियर हो रहा है और जो बात मैंने कही थी उसमें गुजरात को भी ऐड कर लीजिएगा। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की सीटें मिली थी सारी, पर राजस्थान में कोई अन्य चेहरा ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, आप लोग सब एकजुट हैं, अच्छी बात है, पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही ये चुनाव होगा इतना तो देखिए क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। खुलकर आप लोग अभी भले ही ना बोले लेकिन धीरे धीरे देखिए ये क्लियर तो हो रहा है कहीं ना कहीं। देखिए विवेक जी, अभी विवेक जी आएंगे। देखिए विवेक जी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे, आ चुके हैं कि भारतीय पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है पौरुष जी कार्यक्रम में। मदन जी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हमारे यहाँ चेहरों की कमी नहीं है, ना नेता की कमी है, ना नेतृत्व की कमी है। ना नेता की कमी है, ना नेतृत्व की कमी है, दोनों की कमी नहीं है। अब जहां पे आज अपने ही व्यक्ति को आप बढ़ने नहीं दो, अपने ही सहयोगी को रगड़ाई घिसड़ाई और वो करो। आप वोट लेते हो 1998 में परशुराम मदेरणा के नाम पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन जाते हैं। फिर आप वोट लेते हो सीपी जोशी के नाम पे, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन जाते हैं। फिर वोट लेते हो सचिन पायलट के नाम पे, मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत बन जाते हैं। आप ये देखिए और जनता का रुझाव देखिए। तो ये रस्साकसी का फायदा बीजेपी को मिलेगा, आप लोग ऐसा मान रहे हैं? देती है आपको, ये रस्साकसी का फायदा बीजेपी लेना चाह रही है। नेता नहीं छोड़ती है। अब तीसरी बार जब नेता बनेंगे, जब इनके प्रदेश अध्यक्ष को भी एहसास हो गया है, इनके प्रदेश अध्यक्ष
को भी एहसास हो गया। कुछ दिनों पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने बोला था कि 13 जिलों में चुनाव हार रहे हैं, तो वो भी इनको एहसास हो गया था। तो जनता ने हमेशा इनको नकारा। 2018 में जरूर जनता कुछ बुलावे में आ गई, वो किसानों के कर्ज माफ में आ गई, वो बेरोजगारी भत्ते में आ गई। अब 4.5 साल तक भी संपूर्ण कर्ज के लिए जरूर पूछेगा, आप जो पोरस भारद्वाज है उनसे पूछेगा। अभी आएंगे महंगाई राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप, एक सवाल पूछेगा, पूछता हूं, पौरुष जी से पूछता हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नींद में। हाँ। और इनके पूरी मंत्रिमंडल कौन सी जगह कौन से बिल में जाके छुपा हुआ था? हाँ ठीक है, पूछ लेते हैं। पौरुष जी, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आप लोगों ने महंगाई राहत कैंप जैसी बाकी योजनाओं में जनता को नहीं बुलाया, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, और बीजेपी ये कह रही है कि महंगाई राहत कैंप में जनता को इसलिए बुलाया ताकि फोटो सेशन हो। गर्मी में जनता को महंगाई राहत कैंप में बुलाया गया, परेशान किया गया, डीबीटी के जरिए फायदा दे देते जैसे मोदी सरकार दे रही है, ये बीजेपी का कहना है। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये कहना चाहूंगा कि आप जो फोटो सेशन की बात कर रहे हैं, तो फोटो जीवी जो एक शब्द है वो आप गूगल पे डालिए और उसमें किसकी तस्वीर निकल के आएगी, तो आपको पता पड़ेगा इस चीज से कि फोटो जीवी वाकई में कौन है और फोटो खिंचाने का शौकीन कौन है। और भारत की जनता ने वो दृश्य भी देखे हैं कि जब है ना कोई विदेशों से आए हुए मेहमान जो बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या फिर किसी धार्मिक संस्था के प्रमुख थे, कैसे वो कैमरे के सामने आए और लगा किसी बीजेपी के बड़े नेता को कि वो सामने आकर के उनका खुद का चेहरा दब जाएगा, और कैसे उनको हाथ से सबके सामने बड़ी बेशर्मी से उनको साइड में करके साइड में कर दिया गया ताकि उनके खुद के फोटोग्राफ आ सके। तो ये बात तो बीजेपी का जो आरोप है, इस बात को तो सरासर ये तो बीजेपी को आईना देखने की जरूरत है। और ये कहावत होती है कि एक उंगली जब हम दूसरे की तरफ करते हैं तो 4 उंगली स्वतः ही हमारी तरफ हो जाती है, तो निश्चित तौर पे ये बात भारतीय जनता पार्टी लागू होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके द्वारा जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई हम राहत कैंप क्यों लगा रहे हैं, हम जनता को सीधा फायदा क्यों नहीं दे रहे, तो मैं इनको इस बात को कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अध्ययन या तो पूरा अधूरा होता है या फिर करते ही नहीं है अध्ययन ये लोग। अगर इनका अध्ययन पूरा होता तो मैं इनको इस बात को कहता कि राहत कैंप जब शुरू हुए थे उससे पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 8 सिविलियन मुख्यमंत्री आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस समय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बात कही गई थी कि हमारे द्वारा देखा गया है कि हमारे द्वारा जो स्कीमें जो दी जा रही है, जनता को लगातार राहत दी जा रही है, इसमें अनेकों लोगों के पास ऐसे लोगों के पास राहत पहुंच रही है कि जिनका जो इस स्कीम का फायदा लेना ही नहीं चाहते हैं। तो बोले हमारे इन राहत कैंपों को लगा करके रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमारी ये पहल है कि भाई जो लोग इसका वाकई में इससे लाभान्वित होना चाहते हैं वे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उसका मतलब ये कि उनको इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उनके हिस्से का जो धन बचेगा तो उसकी हम राशि यहाँ बढ़ा करके इन मदों में जो राहत कैंप है जो हमारे द्वारा 9-10 पॉइंट बताए गए वहां पे हम जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उनको जो हमारे द्वारा अभी राहत दी जा रही है उस राशि को हम यहाँ बढ़ा करके उनको राहत बढ़ा देंगे। इस चीज का हमारा जो मेन कारण था वो ये था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अध्ययन नहीं है, कुछ भी अभी कुछ भी बकवास करते थे उसके तो हम लोग क्या जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यह बात पूछना चाहूंगा कि आप लोगों के द्वारा पिछले 4.5 साल में विपक्ष का धर्म क्या निभाया गया। केंद्र में आप जो है सत्ता धर्म निभाने में विफल रहे, राजस्थान में आप जो है विपक्षी धर्म निभाने में विफल रहे। आप राजस्थान में बात करते हैं कि हमको जनता पूछती है या प्रेस पूछती है या हम लोग पूछते हैं कि आपका राजस्थान में चेहरा कौन, तो आप कहते हैं बोले माननीय मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो मैं आप जी बोलिए। आऊंगा मैं मदन जी आपके पास आऊंगा मैं। क्या आप जो है आप सत्ता का विकेंद्रीकरण में विश्वास मदन जी आऊंगा मैं आपके पास, पहले पौरुष जी की बात खत्म हो जाने दीजिए। क्या सत्ता का मदन जी के साथ बीमारी है असल में, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ तकलीफ ये होती है कि इनकी जब बीमारी पे कोई हाथ रखता है, कोई दवाई लगाता है तो ये चिल्ला उठते किसी के लग जाती है ना, किसी के लग जाती है ना, जैसे तो फिर वो उस पर कोई दवाई लगाता है जो चिलमराहट मचती है। तो ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चिलमराहट मचती है, इन लोगों को सुनना नहीं चाहते लोग। देखिए चलिए मदन जी प्लीज ना तो विपक्षियों को ये संसद में बोलने देते हैं और ना टीवी डिबेट में ये जनता को सामने वाले को पक्ष सुनने देते हैं। इनको दिक्कत ये है। और मदन जी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आपकी बारी आएगी तो मैं आपका 21 पढ़ूंगा। आप अपने शांति से सभ्यता से आपकी बात आपने शांति से सुनी, शब्द सुनी और मैं भी सुनी, मैंने भी सुनी। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात शांति से सुनिए। आप जैसे हरकत में मैं आ गया तो आपको बारी पढ़ूंगा मैं आपके ऊपर। आप सुनिए मैं जो ये देखिए एंकर साहब,
आपकी मैं डिबेट की आपसे गरिमा इतना ये बात स्तर कहना इतना चाहूंगा नीचे पांडे नहीं हो साहब सकता कि ये है। भारतीय जनता ये पार्टी की आदमी सिस्टम आपको डिबेट वरुण जी, वरुण जी, आप सामने आने लगता है तो डाइवर्ट कर देते हैं लोग। उनका आप इनका माइक बंद थोड़ा सा कीजिए, आप इनका निजी माइक बंद निजी कीजिए। टिप्पणी मत कीजिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि निजी टिप्पणी मत नहीं नहीं, कीजिए। आप इनका माइक बंद कीजिए। देखिए इन लोगों की ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ सबके साथ दिक्कत है ये जब सच सामने आने लगता है तो इनके बाकायदा ट्रेनिंग होती है कि ये लोग चिल्लाने लगते हैं जोर जोर से ताकि सच जनता के सामने नहीं आ जाए। ये मैं इनको दावा करता हूँ इस बात का कि आप चुपचाप सुनिए मेरी बात को, जब आपकी बारी आए तो आप, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे जवाब दीजिएगा एक एक बात का। मैं आपकी बात का सुनूंगा, शांति से सुनूंगा, मैं फिर जब मेरा टर्म आएगा जब बोलूंगा। आपकी बौखलाहट बता रही है, आपका चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी बौखलाहट बता रही है। आप सुनिए, सुनिए, वरुण जी, प्लीज समझ रहे हैं आपकी नीतियां फेल हो चुकी है। कर्नाटक की जनता ने नकार दिया आप लोगों के आक्रामक रवैये को। शब्दों की मर्यादा सुन लो पोरस। अरे शब्दों की नेशनल पार्टी के प्रवक्ता बोलते हो आपको गली मोहल्ले की। चलिए ठीक है, अब आप लोग आपसी डिबेट मत बनाइए इसे। एक मिनट, मैं आप दोनों से मेरा निवेदन है, एक मिनट। सुनने में कहाँ तकलीफ हो रही है, आपकी बारी है तो बोलिएगा ना। आपको बोलने नहीं देंगे क्या? ये मेरे घर का टीवी है क्या जो आपको नहीं बोलने देंगे? ठीक है, ठीक है, परोज जी चलिए। अरे मैं तो एक मिनट। देखिए पांडे साहब, मैं कह रहा हूँ कि ये सारी डिबेट ही लोग इस तरीके से मुद्दों से भटका देंगे। नहीं, ठीक है, कोई आप अपनी पूरी बात रखिएगा। मदन जी को भी हम पूरा समय देंगे। इनका माइक बंद कीजिए प्लीज, इनका माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए इनका, वरना आप ऐसे लोगों को बुलाएंगे तो हमारे को मत बुलाए कीजिए। अगर आप बोलने का मौका दें ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा। मदन जी आपके पास आऊंगा। परोज जी सीधा सवाल ये है कि ये जो, ठीक है मदन जी मैं आऊंगा आपके पास, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। मदन जी शांति से सुनो, धैर्य रखो। अभी आपकी खुलेगी, अभी खुलेगी आपको नहीं, लेकिन आपका नेशनल चैनल है और आप एंकर एक नेशनल चैनल के हैं। ये नेशनल पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं अपने आप को, शब्दों की मर्यादा को अगर ऐसे तारतम्य, बिल्कुल कोई शब्दों की मर्यादा को नहीं भूलेगा। सभी शब्दों की मर्यादा में ही बात करेंगे क्योंकि दर्शक इस प्रोग्राम को देखते हैं। ठीक है, मैं परोज जी केवल आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि 200 यूनिट का ये जो आप लोगों ने घोषणा की है जिसमें 100 यूनिट तक फ्री रहेगी और 200 यूनिट पर किसी भी प्रकार का एरियर और जो अदर टैक्स होते हैं वो लागू नहीं होंगे, पर इसको बीजेपी कह रही है साहब सिर्फ चुनावी साल में लाया हुआ एक सिगूफा है और कुछ नहीं है, जनता से वोट चाहिए इसलिए इसको लेकर आ गए। देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि कोई भी जब नई स्कीम लागू होती है तो पहले उसका एक ट्रायल रन होता है, फिर ट्रायल के बाद में उसकी एक शुरुआत होती है, फिर शुरुआत में जब कुछ सबक लिए जाते हैं जो कि सकारात्मक भी होते हैं नकारात्मक भी होते हैं, तो उन सबकों से सबक लेकर के फिर उस स्कीम में संशोधन किया जाता है। आप देखिए 50 यूनिट बिजली हमारे यहाँ पे पिछले 2-3 साल से चल रही है, कोई नया प्रयोग नहीं कर रहे हम लोग। 50 यूनिट बिजली हम अभी ऑलरेडी दे रहे हैं, हम 50 यूनिट बिजली की छूट दे रहे हैं और जिन उपभोक्ताओं के 50 यूनिट से ज्यादा के बिल थे उनको दूसरे रूप में 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे उनको छूट दे रहे हैं। अब दूसरी बात 100 यूनिट की हमारे द्वारा घोषणा की गई, परंतु पिछले दिनों में आप देखिए ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, आप भारतीय जनता पार्टी की नाकामी देखिए, ये नाकारापन देखिए, या फिर आप ये देखिए कि जनता को भ्रमित रखना चाहते हैं। पिछले दिनों पूरे देश में कोयले की मांग में, कोयले की उपलब्धता में भारी कमी आई, कोयले के पूरे देश में दाम बढ़े। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने दाम बढ़ाए, उसके बाद में उत्तराखंड सरकार ने दाम बढ़ाए, उसके बाद में हरियाणा सरकार ने दाम बढ़ाए, इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दाम बढ़ाए। तब हमारे द्वारा भी कोयले की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हम लोग राज्य में सुचारू रूप से और निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रख सके, इसलिए हमारे द्वारा भी दरें बढ़ाई गई और साथ ही साथ इनके द्वारा जो दरें बढ़ाई गई वो अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई गई और हमारे द्वारा साफ तरीके से कहा गया कि हम सिर्फ 3 महीने के लिए ये दरें बढ़ा रहे हैं, 3 महीने बाद हम जो टैक्सेस बढ़ाए उनको हम नहीं रख रहे। और अभी जो कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी वो इसलिए घोषणा करी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बीच में हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आपने जो है 100 यूनिट बिजली देकर के आप यहाँ पे फ्री कर रहे हैं और यहाँ पे आप टैक्स के रूप में वसूल कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने इनके आरोपों के हिसाब से और जनता की शिकायतों को, जनता को तकलीफ नहीं हो उसको दृष्टिगत रखते हुए कल ये घोषणा करी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग भी घोषणा कीजिए आपके राज्यों में, आप हमसे बढ़ के दीजिए, हम स्वागत करेंगे, हम आपका ढकोसला नहीं बताएंगे उसको। आप घोषणा कीजिए कि कांग्रेस की सरकार ने 200 यूनिट फ्री करी, हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, हम स्वागत करेंगे आपकी घोषणा का जिन राज्यों में आप विपक्ष में बैठे हैं। आरोप लगाने से काम नहीं होता है, काम चलना, काम चलिए ठीक है, मदन जी के पास हम आते हैं। ठीक है परोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। तो मदन साहब कुछ नया नहीं है, इस बात को कांग्रेस कह रही है कि कुछ नया नहीं है, रियायत रवायत पहले से ही जो चल रही थी उसको बढ़ा दिया गया है, इसको चुनावी साल से जोड़कर ना देखा जाए। मदन जी
जी बोलिए मदन जी। आवाज नहीं आ रही है मेरे को विवेक जी आपकी। चलिए उसको हम ठीक कर लेंगे। अभी आ मदन रही जी है? तो जब हम बोलेंगे जब बोलेंगे बीच में। अभी आ रही है आपको विवेक जी आवाज? मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए ठीक है, मेरा उसको फोन उसको ठीक डिस्कनेक्ट कर हो लिया गया है। जाएगा। एक मैं छोटा सा सवाल पौरुष जी से ही पूछ लेता हूँ। जी, पौरुष जी, जी। अब ये बताइए कि क्या कर्नाटक वाला फॉर्मूला, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, उन्होंने ये घोषणा की है कि अगर सरकार में आ गए तो 100 यूनिट तक का बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ। कांग्रेस नब्ज समझ गई है अब जनता की कि यही चीज है जो जनता को सीधे जोड़ देगी सरकार देखिए, से। मैं विवेक जी मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं आपसे सबसे पहले बात ये कहना चाहूंगा कि हाँ। आप जो है टैक्सेशन के आंकड़े देखिए आप। हाँ मैं पिछले वर्ष के 2023 के टैक्सेशन के आंकड़े पे जाना चाहूंगा। तो जो हाँ। जीएसटी जो होती है हमारी, जीएसटी का हमारा कलेक्शन रहा लगभग 18 लाख करोड़ रुपए। हाँ। और जो इनकम टैक्स होता है उसका हमारा कलेक्शन रहा 13.63 लाख करोड़ रुपए। तो जीएसटी जो होती है वो आम गरीब जो होता है, जो सबसे निचले तबके में बैठा हुआ आदमी होता है, वो अगर शेव बनाने के लिए 2 रुपए की ब्लेड भी खरीदेगा और वो पेट्रोल डलवाएगा तो उसमें वो वैट देगा, उसमें और टैक्स, अन्य प्रकार के टैक्स देगा, सिलेंडर खरीदेगा तो उसमें जीएसटी देगा, और किसी भी प्रकार की जो कुछ भी खरीदेगा अपने पूरे घर के लिए या बाहर के लिए, वो हर जगह जीएसटी देता हुआ चलता है। तो मेरे कहने का मतलब अर्थ यह है कि जो सरकार में जो खजाना जमा है उसमें खजाने में आम आदमी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जो भी सरकारें दे रही है वो अपनी जेब में से थोड़ा ना दे रही है, हम भी दे रहे थे, हमारी जेब में से थोड़ा दे रहे हैं। जनता का धन है, जनता के धन से राहत मिल जाए तो उसमें क्या बुराई है, मुझे बताइए आप। नहीं बहुत अच्छी बात है। मैंने तो इसीलिए दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए आम आदमी पे जो भार पड़ता बोलिए है हाँ। वो मुख्यतः शिक्षा का भार पड़ता है, जो स्कूल की फीसें होती है उसका भार पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2 भार पड़ता है उसका कि जब उसके घर में कोई बीमार हो जाता है या फिर कोई आपातकालीन इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो फिर उस समय जब उसके लाखों रुपए के बिल बनते हैं। दूसरा, जनता के ऊपर ये भार होता है, 2 बड़े भार होते हैं। तीसरा भार जनता के ऊपर जो होता है वो ये वाला भार होता है कि जो बिजली के बिलों में जो बढ़ोतरी होकर के आती है। ये 3 जो हमारे द्वारा सरकार के स्तर पर और संगठन के स्तर पर जो अध्ययन किया गया जनता की समस्याओं का, तो ये 3 चीजें हमने पाई गई। तो देखिए आप, हमारे राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पे और कई तो केंद्रीय विद्यालय से भी टॉप क्लास के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। वहां पर आप देखिए वेल ट्रेंड अच्छी बात लगाए गए है, हैं। अच्छी बात है। विकास के मुद्दों पर ही मैं- राजनीति भी होनी चाहिए और तभी हम जनता का भला भी कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे स्कूल की स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा एक पीएम श्री योजना चलाई जाती है कि जिसमें वो तमाम पूरे देश भर के राज्यों के जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनका सर्वे करवाते हैं। उनमें जो है कई नॉर्म्स होते हैं जिसमें उसकी बिल्डिंग का स्तर देखा जाता है, उसको उपलब्ध सुविधाओं का स्तर देखा जाता है, टीचर का स्तर देखा जाता है। हमारा राजस्थान 402 विद्यालयों के साथ पीएम श्री योजना में नंबर 1 है। दवाइयों के अंदर मुफ्त दवाइयां बांटने, इलाज के अंदर आप देखिए कितनी, ऐसा कौन सा राज्य होगा। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो सेंट्रल की स्कीम चला रखी है और चुनिंदा लोगों के लिए चला रखी है और उसमें 5 लाख रुपए का इन्होंने मेडिकल बीमा दे रखा है। क्यों नहीं हमारी तर्ज के ऊपर ये 25 लाख रुपए का बीमा देते आम जनता को? क्यों ये लोग राहत नहीं प्रदान करते? अच्छी बात है, पूछते हैं मदन जी से, पूछते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मदन जी? मदन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कुछ शायद टेक्निकल इशू है, संभवतः आवाज पहुंच पा जी मदन जी। पांडे साहब, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। आ रही है कि मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल, कनेक्शन कट गया। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मदन जी, आप बोलिए। नहीं, मेरे तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ पौरुष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। पौरुष जी, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि देखिए हमारे द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है जनता के हित में स्कीम चलाई जा रही है, टीवी ऑन करके आपको बोल रहा हूं या कांग्रेस हो या अन्य तमाम नहीं रही है आपकी। हाँ अन्य किसी मेरे भी प्रकार जो है वो देखिए बहुत देर से बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। मैं बोलूं क्या? जी बोलिए। क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं बोलूं क्या आपको विवेक जी? हाँ बोलिए। विवेक जी मैं बोलूं क्या? देखिए विवेक जी, जी अभी पौरुष भारद्वाज जी ने बहुत सारी गाथा गाई।
पहले तो मैं एक चीज बताता हूँ, डिबेट करना एक अलग विषय है, अपन अपनी बातों को रखते हैं और सभ्य भाषा और सभ्य शब्दों में भी अपनी बात को रखा जा सकता है। नहीं, और सभ्यता ये भी होती है कि दूसरे के बीच में नहीं बोले, ये भी सभ्यता होती है कि डिबेट, कृपया डिबेट के अंदर अगर डिबेट का स्तर और मर्यादा अगर कहीं कम होती है तो आपका भी बनता है कहीं ना कहीं रोकना चाहिए आपको। खैर छोड़िए, वो एक अलग बात है, दर्शक हंस रहे हैं आपकी बात पे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे अभी गिना रहे थे मेरे भाई पोरस भारद्वाज जी, मेरे मित्र पोरस भारद्वाज जी गिनवा रहे थे अभी बहुत सारी चीजें। 2018 के अंदर राजस्थान की पावन धरा के ऊपर 50 साल का अपरिपक्व बालक खड़ा होता है और बोलता है 1 2 3 4 5 10 किसानों का कर्ज माफ, 1 2 3 4 5 8 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता। अरे भाई 4.5 साल तक राजस्थान के किसान संपूर्ण कर्ज माफ के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा ये पता नहीं है। बल्कि हुआ क्या, राजस्थान में युवाओं का पेपर बेच के नीलाम करके राजस्थान के मंत्री खा गए। कोरोना काल के अंदर जब राजस्थान को सबसे ज्यादा भामाशाह की जरूरत थी, जो माननीय वसुंधरा राजे द्वारा चलाया गया था, अरे आपको नाम बदलना था, नाम बदल देते। लेकिन इस राजस्थान की जनता के साथ आपने धोखा किया और कोरोना के टाइम पे आपने भामाशाह बंद कर दिया। लाखों करोड़ों रुपए आपके मंत्री रघु शर्मा जीम गए और किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ उस टाइम पे, वो आज आपको याद रखना चाहिए। पोरस भारद्वाज जी 2021 के बजट के अंदर घोषणा की गई थी, राष्ट्रीय अधिकृत बैंकों के जो एक वो कमेटी बनाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और बजट में घोषणा बीडी कल्ला के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का रिजल्ट कब आएगा, राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ कब होएगा, आप नहीं बताएंगे। आप दूसरी चीज और बताइए मेरे को, 19-20 के बजट में आपने घोषणा की थी कि खाद डीएपी के लिए 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आप भंडारण बनाएंगे। हुआ क्या, आज तक पूरा नहीं हुआ। 2019-20 की योजनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई जो है वो किसानों का जो डीएपी है, यूरिया है, वो भी खा गए। आपने महात्मा गांधी स्कूलों की बात की है, 19-20 के बजट के अंदर आपने महात्मा गांधी स्कूलों की घोषणा की थी और 2023-24 के बजट में जाके आपने ये कही है। और आपको ये बता दूं कि पुराने व्यक्ति को नए कपड़े पहना के आपने किए, ना बिल्डिंग बनाई, ना अध्यापक जो इंग्लिश मीडियम के अध्यापक लेके आए। और आपको ध्यान है आपके उस बोर्ड के डायरेक्टर एक स्कूल में गए थे, अध्यापक नहीं प्रिंसिपल को अंग्रेजी में 2 लाइन बोलने के लिए बोला था, वो बोल नहीं पाया था, उसको सस्पेंड करना पड़ा था, ऑन रिकॉर्ड है। और आ जाइए, आपने कहा 17,000 जो है अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं, अभी तक भी आपने कोई लेना देना नहीं है। आपने आप बात करते हैं दवा मुफ्त दवा गार्गी पुरस्कार मिलता है, 1998 में शुरू किया था, 75% से अधिक बच्चों के लिए गार्गी पुरस्कार किया था। 20-21 के बजट में 70,914 और 2022-23 के बजट के अंदर 1,43,929 छात्रों को गार्गी पुरस्कार नहीं मिला। और आप यहां बैठ के बात कर रहे हैं, अपने उसका बखान कर रहे हैं। मैं बताता हूं, लैपटॉप छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देना था, 75% 12वीं के अंदर 75% वो लैपटॉप और टैबलेट नहीं मिला। ये 100 बच्चों को, ये सब मिलाकर 3300 बच्चों को मिला है, वो भी आप छोड़ दीजिए, आपकी बस की बात नहीं है। आपके पास में कॉलेज, राजस्थान के 33 जिलों में से 30 जिलों के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज खोले जाते हैं, कॉलेज खोले जाते हैं, तो भारत सरकार के 60% बजट के ऊपर खोले जाते हैं और उसके अंदर अध्यापक और आप स्टाफ नहीं लगा सकते। आपकी ये नाकामी और नकामापन जो है वो साफ झलकता है, जो बार बार में शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था ये, लेकिन आप जैसे लोगों को आईना दिखाना जरूरी है कि किस तरीके से इस मीडिया ने दिखाया। सीकर में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जो है एक कॉलेज चला रहा होता है आपका, तो अध्यापक और स्टाफ तक राजस्थान की सरकार नहीं भर पाती है, वो देखिए। मैं और बताता हूं आपको, आपके माननीय प्रधानमंत्री की माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता के अंदर बैठक होती है और पेपर जो है वो माल खाने और उसमें रखने की बात होती है। राजस्थान का मुख्यमंत्री इतना कमजोर है जिसकी अध्यक्षता में बैठक होती है और उस अध्यक्षता में बैठक होने के बाद भी पेपर शिक्षा संकुल में रखे जाते हैं और वहां से एक चाबी आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पाए, वो एक चाबी कौन लेके चला गया और पेपर नीलाम हो गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने
आज तक नीट के पेपर से अभी तक जो है मौन धारण करके बैठे हुए हैं और अभी तक पता नहीं है कि उनके कितना कमजोर मुख्यमंत्री है जिसकी अध्यक्षता में बैठक होने के बाद भी मदन जी जो है पेपर किस तरीके से रख दिए जाते हैं। और सुनिए और सुनाता हूं मैं आपको, अभी तो मेरे को आवाज उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है पौरव जी, आपकी पूरी योजनाओं की पूरी तैयारी की हुई है। योजनाओं की तैयारी का जवाब दूंगा ना, आप अंधे आरोप लगाने से दवा योजना की ओर बता देता हूँ मैं 1 सेकंड के लिए सुने ना आपको। मैंने सुने ना, मैं मदन जी आप जवाब सुन लीजिए। 2020-21 के अंदर 462 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राप्त हुए 527 करोड़ रुपए 1 करोड़ 54 लाख कोविड फंड से प्राप्त हुआ इनको, वो भी बता देता हूँ। 2020-21 के अंदर 536 केंद्रों का 511 कोविड और 324 मिला के 1400 करोड़ रुपए मिला के भारत सरकार से लिए हुए हैं इन्होंने। मैं और आंकड़े गिनवा देता हूँ बोरस भारद्वाज जी को, अभी इनको पता नहीं है। 2022-23 दिसंबर के अंदर 910 करोड़ रुपए इनको प्राप्त हुए केंद्र सरकार से। विवेक जी बताइए, मेरे को सुना ही नहीं आया आपका, मेरे को कान में आवाज नहीं आ रही है। मेरे को बड़ा अफसोस होता है। जी बताइए मेरे को। अरे बौखलाहट तो भी इनको आएगी, आप चिंता। अरे हाँ बौखलाहट आंकड़े जब रखूंगा ना तो बौखलाहट आएगी, ये तैयारी से नहीं आते मैं रख देता हूँ। दवा योजना की बात की है मेरे मित्र ने, सुन लो। दवा योजना में 2022-23 दिसंबर के अंदर 910 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंदर आपने वह क्या जिस सैनिटरी नेपकिन की बात कर रहे हो ना आप बोरस भारद्वाज जी, सुनो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, विधानसभा के आंकड़े हैं, सुनो ना शांति से, विधानसभा के आंकड़े हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। बड़े हो गए आप बड़े हो गए, आपके प्रधानमंत्री जी बड़े हो गए, हमारी शिक्षा व्यवस्था पे आरोप लगाने वालों। अरे आ जाओ ना, लाओ आंकड़े। अरे इस देश के अंदर, अरे मैं आंकड़े और गिनवा देता हूँ, सुनो। अरे बोरस भारद्वाज जी नए जुड़े थे, इसको प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 3 करोड़ 40 लाख 70 हजार खाते खोले गए, जिसके अंदर 11,952 करोड़ रुपए जमा है। इस राजस्थान की बात कर रहा हूँ। मुद्रा योजना के अंदर 2021 के अंदर 2021 के अंदर 13,55,357 लोगों को मुद्रा योजना में हुआ, जिसकी कुल स्वीकृत राशि जो है वो 7,75,000 करोड़ रुपए ले लेते हैं ना। 7,586 करोड़ रुपए है। कुल लाभार्थियों में 8,47,605 महिलाएं हैं। आपको प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत राजस्थान के अंदर 70,315.76 सड़कें बनी है राजस्थान में। हर डिबेट में वो सीडी बोलिए, चलिए पौरुष जी अब आप जवाब दीजिए। सीडी प्लेयर में भाजपा कार्यालय सीडी फिट करके भेजते हैं लोग। ठीक है, आवाज आई नहीं तो जवाब कैसे सुनूं मैं? मैं जवाब कैसे सुनूं? आवाज नहीं आ रही मेरे को। मैं चाहूंगा एक बार मदन जी का आवाज नहीं आ रही, मेरे को ऑडियो ठीक करवा दिया जाए। एक्टिंग के तरीके होते हैं, पहले आपको आवाज आ रही थी, जब एक बार मदन जी का जरा ऑडियो ठीक करवा दिया बोलेंगे तो आपका। अरे मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, सीडी प्रिंट नहीं है मेरा भाई, आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। बोरस भारद्वाज ऑथेंटिक आंकड़े राजस्थान की विधानसभा के आंकड़े हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो राजस्थान की विधानसभा के आंकड़े, अगर एक भी आंकड़ा झूठा निकल जाए ना तो आप जो कहो वो करने के लिए तैयार हूँ। बोरस भारद्वाज आप जो आंकड़े लेके आते हो ना, आप सिर्फ और सिर्फ असभ्य शब्द लेके आते हो। मेरे आंकड़े गलत हो तो राष्ट्रीय चैनल है ये मिस्टर, भूल गए आप रिकॉर्डिंग करना और झूठ बोलो तो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करना। झूठ बोल रहा हूँ तो मैं, क्या बात कर रहे हो, बच्चों जैसी बातें करते हो आप यार। ऐसे आपकी हरकतें ऐसी होती है, सब्जी मंडी के अंदर कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोग चिल्लाते हैं, ऐसे चिल्लाते हो आप लोग, आगे बात ही नहीं सुनना चाहते आप लोग। बता देना मेरे को कौन से आंकड़े हैं और जिस आंकड़े मैं बताऊंगा शांति रखो बताऊंगा आंकड़े। जनता से 3 महीने का फ्यूल चार्ज वसूल कर लिया, अब आके कह रहे हो जनता को। बिल्कुल समझ रखा है जनता को। अरे राहुल गांधी, अरे भैया तुम्हारा भैया, अरे ये ओछेपने की बातें मत करो। आपके नेता किस किस रूप में प्रचारित है, किन किन लोगों के क्या क्या वीडियो आए थे, क्या आप ही लोगों ने एक दूसरे को निपटाने के लिए किस किस तरीके से क्या क्या किया था, छोड़ो मत बोलो बातें। आपकी कथित बातें हमारा सत्य आपकी कथित बातों में भारी पड़ेगा। ये बात, इसका स्तर मत गिराओ डिबेट कर, आंकड़ों पे बात करो। मैं आपसे बात ये कहना, मैं विवेक जी बात ये कहना चाहता हूँ। देखिए अभी तो इनको आवाज नहीं आ रही, देखिए इनको आवाज नहीं आ रही, इनको आवाज आ गई। देखिए आप इनको आवाज आ गई, अब इनको पता है मैं बोलेगा तो सत्य बोलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पीएमसीडी योजना में पूरे देश के विद्यालयों का चयन हुआ, उसमें महात्मा गांधी विद्यालय सबसे ज्यादा राजस्थान के आए।
तो क्या उसको सत्य माना जाए, या भाजपा के एक जो राजस्थान स्तर के जो नेता प्रवक्ता बन के बैठे हुए इनकी बात को हम सच माने, या केंद्र सरकार को सच माने? नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात ये कहना चाहूंगा कि कोरोना काल के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, कोरोना काल के इनके प्रधानमंत्री जी ने खुद मुख्यमंत्रियों की बैठक में तारीफ करी है राजस्थान के मॉडल की, भीलवाड़ा मॉडल की और पूरे राजस्थान के मॉडल की, सब जगह तारीफ हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक ली, देश की जनता भूली नहीं है, देश की जनता असल में आप जैसे पप्पू नहीं है, पप्पू आप लोग हैं, आप पप्पू चलिए, आप ठीक लोग है, हैं, ठीक है, ठीक है। आपका बौद्धिक स्तर क्या है? दर्शक देख रहे हाँ। हैं, कर्नाटक की जनता ने आपके बौद्धिक स्तर को देखते हुए जवाब देना शुरू कर दिया है आप लोगों को। आप लोगों की स्थितियां खराब होने वाली है आने वाले चुनाव में। चलिए, अब और आप सुनो, लोगों के बीच का दंगल अगर पूरा हो गया होगा तो हम लोग थोड़ी चर्चा करें जनता के हित की, कांग्रेस बीजेपी का। हाँ, ठीक है अब मदन मुझे जी। तो समझ में नहीं आता कि आप लोग ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाते हैं तो आप इनके माइक बंद करने की व्यवस्था क्यों नहीं रखते? अब हम क्या या कर फिर आप सकते हैं लोग भी मदन जी, चाहते वो हैं कि इनकी आपको बकवास बोल रहे जनता हैं, सुने, पौरुष आप जी, जनता आप मजे मदन जी ले, को आप बोल लोग रहे भी हैं। चाहते, समझ में नहीं आता वो सब। हाँ, ठीक है, ठीक प्लीज है, ऐसी ठीक है। डिबेट में आप कांग्रेस के प्रवक्ता को मत बुलाया कीजिए जिसमें आपके पास कमांड ही नहीं होगी। हाँ, नहीं नहीं, विपक्ष को बुलाना जरूरी है ना पौरुष जी। नहीं जरूरी है, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए ना साहब। ऐसे थोड़ा ना कि आप किसी को बोल नहीं देगा, कोई आदमी चिल्लाएगा जैसे रोड पे प्लेटफॉर्म पे लोग चिल्लाते हैं, हाँ। सब्जी मंडी थोड़ी ना, देश का प्रतिष्ठित मीडिया चैनल है, सब्जी मंडी थोड़ी ना यहाँ अच्छा पे कुछ चिल्ला रहे हैं जोर अच्छा, जोर। सुनिए तो आप हाँ। विकास की योजनाएं गिना रहे थे, गहलोत साहब के तमाम विकास की आप योजनाएं गिना रहे थे, लेकिन जी, दूसरी ओर मदन जी का ये कहना है कि साहब विकास कुछ नहीं हो रहा है, टेंडर प्रक्रिया में जो प्रतिशत रहता है वो प्रतिशत लेने की बस तैयारी होती है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, वो कह रहे थे कि यहाँ की सरकार परसेंटेज पर काम करती है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मदन जी का क्रमवार बता दिया था जी। मैं एक जो तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई है उसमें एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा, जो कर्नाटक में 40% के रूप में कमीशन लेने वाली जो सरकार के रूप में जो बदनाम थी जो पार्टी जी, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सेना की ताबूत में दलाली लेते हुए 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ चैनलों में दिखाया गया हो, रंगे हाथ पकड़ा गया हो, जिसके मंत्री को मूंछों पे हाथ फेरते कहा गया हो कि कसम से पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, उस पार्टी के लोगों को इस तरह के आरोप लगाते हुए शोभा नहीं देते। अब विकास का स्तर क्या है पूरी भारत की जनता भी देख रही है। आप लोगों की क्या उपलब्धियां रही राजस्थान में, चर्चा अगर इस पर होती तो ज्यादा बेस्ट होता। आप लोग कह रहे हैं कि हम राजस्थान में प्रधानमंत्री जी के फेस पे चुनाव लड़ेंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके राजस्थान में आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं है? क्या आपके प्रधानमंत्री जी का कह रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारा आप लोगों को नेता है, बुलाएंगे? कमल का फूल ही वही सब कुछ होता है बीजेपी में। बिल्कुल मैं कमल के फूल से ये पूछना चाहूंगा, आप कमल के फूल से ये पूछिए कि पिछले 9 हमारी सरकार तो राजस्थान में 4.5 साल से इनकी सरकार तो राजस्थान में 9 साल हो गए ना चलते हुए केंद्र सरकार के तौर पे। केंद्र सरकार के तौर पे तो राजस्थान में 9 साल से गवर्न करे ना एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के लिए इनकी बड़ी उपलब्धि क्या रही? इन्होंने हमारे राजस्थान में, हमारी जब सरकार थी, जब हमारी 2012 के अंदर हमने भीलवाड़ा में मेमू कोच की फैक्ट्री लगाने की घोषणा की थी, हमारी जब केंद्र सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, और उस समय हमने उसका बजट भी एलोकेशन कर दिया, हमने उसका शिलान्यास भी कर दिया, और इन्होंने दुर्भावना पूर्वक आकर के उस फैक्ट्री को बंद कर दिया। हमारी देखिए 3 रेल लाइनें थी जिनकी डीपीआर हमने पूरी कर दी थी, इन्होंने सिर्फ दुर्भावना पूर्वक आकर के उनको 3 रेल लाइनों का इन्होंने काम बंद कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ईआरसीपी वाली जो राजस्थान का, देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा पानी का मुद्दा है। राजस्थान में मानव विकास हर तरह का जरूरी है, बिजली भी चाहिए हमें, सड़क भी चाहिए हमें, शिक्षा भी चाहिए हमें, चिकित्सा भी चाहिए, परंतु हमें सबसे पहले पीने का पानी चाहिए राजस्थान वालों को। और हमारी जो राजस्थान के पीने के पानी की जो सबसे बड़ी मांग थी, उसके लिए जो पिछली भाजपा की सरकार जो श्रीमती वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने डीपीआर कराई, बिल्कुल सुनिए आप, बिल्कुल सर, चर्चा बहुत माफी के इन- साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा, चर्चा का समय पूरा हो चुका है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। पौरुष जी, मदन जी, आप दोनों का धन्यवाद। बड़ी बहस में सवाल बहुत सारे थे और एक एक करके हमने सभी जवाब लेने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार वही होता है, कांग्रेस बीजेपी पर हमला करती है, बीजेपी कांग्रेस पर हमला करती है। जनता भी अपनी तरह से दोनों को इसी तरह से देखती है। हालांकि राजस्थान में किसका पलड़ा भारी है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल के बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Come soon. Miss you, yeah.